हेलो दोस्तों, मैं आकाश बाबू आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल राइट टू टारगेट ऑल एग्ज़ाम में। यहाँ पर हम जो है कि आज की क्लास जो लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है यूपीएसआई के लिए, और ये केवल और केवल यूपीएसआई के लिए मूल विधि की कक्षा है। तो यहाँ जो है कि आज हम पढ़ने वाले हैं वो है आरटीआई का 2005 का एक्ट। आरटीआई अधिनियम क्या है, किस तरीके से इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या हमको इनके बारे में पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ों को आज हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए समझते हैं आरटीआई अधिनियम क्या होता है। थोड़ा 2 मिनट सुनिएगा। अधिकार, ये एक मौलिक अधिकार है जिसको मैंने लिखा है आरटीआई अधिनियम मौलिक अधिकार का वर्णन है। और आरटीआई एक मौलिक अधिकार जो होता है वो एक आम नागरिकों को दिया जाने वाला अधिकार होता है, जिसके तहत वो जो है कि अपना अधिकार प्राप्त करते हैं। उसी तरीके से एक मौलिक अधिकार के रूप में हमको आरटीआई का अधिकार दिया गया है जो 2005 में दिया गया था, है ना। तो इसमें क्या क्या प्रावधान है और कहाँ से यूपीएसआई में इसमें प्रश्न बनते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम जानेंगे और इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। इसी क्लास में आपको जितने भी यूपीएसआई में आरटीआई अधिनियम से प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे कंप्लीट करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं और समझते हैं 2005 के आरटीआई अधिनियम को। तो जब ये आरटीआई अधिनियम पारित किया गया तो इसको जो है कि 15 जून 2005 को पारित किया गया, और इसको जब लागू किया गया तो 12 अक्टूबर 2005 को इसको लागू किया गया। अच्छा, इसकी मांग जब हुई थी, ये सबसे पहले आरटीआई देने वाला देश जो था वो 1766 में स्वीडन था। कौन सा देश था? स्वीडन था। उसके बाद सबसे पहले अगर देश में मांग की बात की जाए तो सबसे पहले भारत देश में राजस्थान ने इसकी मांग की थी, और इसका प्रयोग करने के लिए एक संगठन था किसान मजदूर संगठन, जिसने इसकी 1966 में प्रयोग किया था, ठीक है। उसके बाद हमारे जिस देश में जिसका नाम है आरटीआई अधिनियम भारत में, इसका सबसे पहले प्रयोग तमिलनाडु ने किया, और दूसरा राज्य था जिसने प्रयोग किया वो था गोवा, ठीक है। तो उनके बारे में हमने जैसे आपको समझाया उसके बारे में इसमें कुछ धाराएं हैं जिनकी धाराएं की कुल संख्या 31 है, और जो है कि अध्याय हैं जिसकी संख्या 6 है, और अनुसूचियां हैं जिनकी संख्या 2 है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कितनी धाराएं, कितनी अनुसूचियां और कितने जो है कि अध्याय हैं। तो इनको अच्छे से समझ लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिखकर भी आपको बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं इसके 31 जो अध्याय हैं, अनुच्छेद हैं। इन 31 धाराओं में क्या क्या सेक्शन इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से हमको यूपीएसआई के लिए पढ़ने चाहिए, उनके बारे में जानते हैं। चलिए, तो जैसे हमारा पहला अधिनियम है जिसको कहते हैं किसी भी धारा का जो पहला अधिनियम होता है, या किसी भी अधिनियम की जो पहला धारा होती है, सेक्शन होता है, उसमें जो विस्तार होता है, उसका नाम होता है, उसकी संक्षिप्त परिभाषा प्रारंभ जो दिया होता है वो उसके सेक्शन 1 में दिया होता है, ठीक है। तो हमारा सेक्शन 1 में क्या होगा? विस्तार होगा, नाम होगा, संक्षिप्त उसका परिचय होगा, ठीक है। उसके बाद और उसका प्रारंभ की जानकारी उसमें दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये है हमारा सेक्शन 2, सूचना की परिभाषा। सूचना की परिभाषा, जैसे देखो मेरी बातों पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जितना मैं लिख के लाया हूँ वो एक टेक्निकल पॉइंट हैं जिनसे आप जो है कि रिवीजन और अपने याद करने के लिए आपको सहूलियत होगी। तो मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं किसी भी सेक्शन के बारे में अगर बताऊँगा तो उसकी सारी डिटेल्स अपने मुँह ज़बानी बताऊँगा, जिनको आप अच्छे से सुनेंगे तो आपको अवश्य याद हो जाएंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सूचना की परिभाषा। अब सूचना की परिभाषाओं के बारे में किस में दिया गया है? सेक्शन 2 में दिया गया है। सूचना क्या है ना, ये सेक्शन 2A में दिया गया है कि सूचना क्या है, ठीक है। तो सूचना क्या होती है? किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या फिर कोई भी लिखित दस्तावेज जो कि किसी को मांगने पर दिया जा सके, उसको क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया, जो कि सेक्शन 2A में दिया गया है, ठीक है। और इसी के बाद अब हम आते हैं अपने सेक्शन 3 में। सभी नागरिकों को प्राप्त है क्या? आरटीआई अधिकार जो हमारा है वो सभी नागरिकों को प्राप्त है। ये हमारी धारा कौन किसी कहती है? सेक्शन 3 कहता है कि यह अधिकार सभी को नागरिकों को प्राप्त है। अच्छा, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि सभी नागरिकों को प्राप्त है का क्या मतलब होता है? क्या ये सभी नागरिकों को, विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये अगर आरटीआई अधिनियम भारतीय है तो यहाँ पर भी ये केवल और केवल भारत की बात करता है, और केवल भारतीयों को प्राप्त है। क्या? यह
धारा कहता है कि सभी भारतीय नागरिकों को आरटीआई अधिकार प्राप्त है और कोई भी भारतीय अधिकार जो सूचना प्राप्त कर सकता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार सभी भारतीयों को है और वो किसी भी आयोग से जो सूचना देने के प्रबंधक होते हैं उनसे सूचना मांग सकता है। अच्छा, आगे चलते हैं। उसमें जो है लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं दी गई हैं। लोक प्राधिकारियों की बाध्यताओं के बारे में जो धारा हमारी 4 है उसके बारे में बताया गया है। लोक प्राधिकारियों की बाध्यता मतलब जो प्राधिकारी अधिकारी होते हैं उनके बारे में बाध्यताएं इस प्रकार दी गई हैं कि कुछ ऐसी जानकारियां होती हैं जिसको नहीं दिया जा सकता, उनके बारे में जो है कि उनके बारे में लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं दी गई हैं कि वो अपने लिए स्वतंत्र है कि इन विषयों पर वह जानकारी नहीं दे सकता और ना ही देना चाहता है। जैसे कुछ मुख्यमंत्री से संबंधित या प्रधानमंत्री से संबंधित या फिर मंत्रिमंडल से संबंधित कोई जानकारी है वो सरकार नहीं दे सकती, ठीक है। और जो है कि किसी भी सेना से संबंधित, फौज से संबंधित, रॉ से संबंधित, आईबी से संबंधित कुछ जानकारियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें आप मांगो तो उनको नहीं दिया जा सकता। उसी का संरक्षण करता है लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं, जो कि हमारे सेक्शन धारा 4 में वर्णन दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं धारा 6 क्या कहता है हमारा। मैं केवल वही धाराएं लेके आया हूँ जिनसे प्रश्न बनता है और बनते आया है आपके यूपीएससी की कक्षा में। तो आज हमारा है सूचना मांगे जाने का आवेदन। जब हम आरटीआई मांगते हैं तो आरटीआई मांगने की आवेदन क्या है और किस तरीके से आरटीआई को मांगा जा सकता है और इसमें किस तरीके से हम प्रकार प्रसारित कर सकते हैं। तो आरटीआई मांगे जाने का आवेदन की प्रक्रिया को किस में वर्णित किया गया है? धारा 6 में किया गया है। अच्छा, कोई बता सकता है कि आरटीआई मांगे जाने का प्रावधान जो किन किन भाषाओं में किया जा सकता है? हिंदी में भी हम आरटीआई मांग सकते हैं और इंग्लिश में भी हम आरटीआई मांग सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका सदस्य है कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि हम आरटीआई अधिनियम किस भाषा में मांग सकते हैं। तो उसमें ऑप्शन होगा हिंदी, इंग्लिश या अपनी क्षेत्रीय भाषा या सभी। तो हम जो है कि अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी जो है कि अपना कोई भी तमिल हो, तेलुगु हो, उड़ीसा हो, तो किसी भी भाषा में हम जो है कि क्या मांग सकते हैं? आरटीआई मांग का जवाब मांग सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आरटीआई का जवाब किसी भी भाषा में ले सकते हैं, ये हमारा वर्णन किया गया है धारा 6 में, ठीक है। अच्छा, इसमें जब हम लिखित दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी भी तरीके से मांगते हैं, भाषाएं सभी भाषाओं में हम जो है कि अपनी आरटीआई का उत्तर मांग सकते हैं। और इसके आवेदन की जो शुल्क होता है वो आपको आरटीआई देने के लिए 10 रुपये का शुल्क चुकाना पड़ता है, जिसके बाद हम आरटीआई करते हैं। तो आपको सेक्शन 6 याद हुआ होगा, आसानी से समझ में आया कि सेक्शन 6 में धारा 6 हमारी क्या कहती है। उसके बाद आते हैं हम धारा 6 में। तो आवेदन का निपटारा। आवेदन का निपटारा मतलब हमने कोई आरटीआई मांगी और उसका जवाब हमने मांगा है, तो उसका निपटारा किस तरीके से किया जाएगा उसका वर्णन जो है कि हमारी धारा 6 सेक्शन 6 में दिया गया है, 7 में, है ना। तो आवेदन का निपटारा किस तरीके से हुआ? आवेदन के निपटारे के लिए आपको मैक्सिमम 30 दिन दिए जाते हैं। अगर जिस भी हमने सूचना अधिकारी से जो सूचना मांगी है वो अधिकारी अगर 30 दिन के अंदर आपको सूचना नहीं देता है तो जो आपका आरटीआई लेटर है वो स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। अगर आपका लेटर निरस्त हो जाता है और आपको बिना किसी लीगल रीजन के, आपको उचित रीजन के निरस्त कर दिया जाता है या आपको सूचना नहीं दी जाती है, जब जाकर और है तो आपका जो एप्लीकेशन होता है वो स्वतः ही निरस्त हो जाता है। और कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जो आपके जीवन से संबंधित रखती हैं और जो है कि आपके लाइफ से, स्वतंत्रता से संबंध रखती हैं, उनमें आपको 48 घंटे के समय में आपको सूचना का देने का अधिकार है। तो आपको सूचना मिलेगी 48 घंटे में, उसके लिए बाध्य है कौन? उसका विभागीय है ना, उसका विभाग हमारे 48 घंटे में उस विभाग के बारे में सूचना देने के लिए बाध्य होगा। तो आगे चलते हैं, हमारी सेक्शन है धारा 8। तो धारा 8 के बारे में जानते हैं। कुछ जानकारी
न दिए जाने पर बाध्यताएं हैं। जिसमें मैंने बताया लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं हैं, उसके बारे में यहाँ पर ये संरक्षण करता है कि कुछ जानकारियों के न दिए जाने की बाध्यताएं हैं। ये यहाँ पर उस अधिकारियों का संरक्षण करता है कि हम इस बारे में आपको जानकारी नहीं दे सकते, हम आईबी के बारे में नहीं दे सकते, हम टैलेंट ब्यूरो के बारे में नहीं दे सकते, हम सीआरपीएफ, बीएसएफ इन और जो है कि अपनी शासन प्रशासन के बारे में आपको जानकारी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आपको दी जाएगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं, विदेशों से मिलकर आपका देश की जो है कि उसको मिटा सकते हैं। अब आते हैं हम अपनी धारा सेक्शन 8 में। धारा सेक्शन 8 क्या कहता है? अधिकारियों की जांच की और जानकारी नहीं मांगी जा सकती है। अपराधियां जो होते हैं, अपराधी जो क्रिमिनल होते हैं, उनके ऊपर क्या जांच चल रही है, किस जांच प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है, इसके बारे में हम जानकारी नहीं मांग सकते हैं। इसका संरक्षण करता है धारा 8 का H। ठीक है, तो सेक्शन 8H में हमारा क्या दिया गया है कि अधिकारियों की जांच की रिपोर्ट को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं आरटीआई के द्वारा। तो आगे चलते हैं। आरटीआई सेक्शन 8 और 8 सेक्शन 8 में दिया गया है 8 के जहाँ में कि मंत्रिमंडल के कागजों के बारे में की भी जानकारी का नहीं मांग सकते हैं। इसकी बाध्यता को जो संरक्षण करता है वो है हमारा धारा 8, जिसको सेक्शन 8 में बंधित किया गया है कि मंत्रिमंडल के किसी भी कागज के बारे में हम सूचना नहीं प्राप्त कर सकते हैं आरटीआई के द्वारा। उसके बाद हमारी धारा 11 है। 11 धारा में प्रति व्यक्ति की सूचना है। अच्छा, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि प्रति व्यक्ति सूचना क्या है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। प्रति व्यक्ति सूचना का संबंध होता है कि एक थर्ड पर्सन से, थर्ड पर्सन इसको कह सकते हैं कैसे, कि अगर किसी भी विभाग के पास किसी व्यक्ति की सूचना है और उस व्यक्ति ने विभाग से बोल रखा है कि ये मेरी सूचना गोपनीय है, इसको आप नहीं बताएंगे, तो वो जो सूचना विभाग होगा, वो अगर किसी ने उससे विभाग से उस व्यक्ति के बारे में सूचना मांगी है, तो वो विभाग सबसे पहले उस व्यक्ति से परमिशन लेगा, इजाज़त लेगा कि आपकी सूचना ये व्यक्ति मांग रहा है, इसको ये सूचना दे दी जाए कि नहीं दे दी जाए। उसको विभाग को उस व्यक्ति को 5 दिन में जो है कि उसको 5 दिन के अंदर अंदर उसको यह जानकारी देनी होगी कि जो है कि आपको तीसरा पर्सन कोई आपके बारे में जानकारी चाहता है, इस जानकारी को हम इसके साथ शेयर कर दें या न कर दें। ठीक है, तो ये इस बारे में जानकारी मिलती है पर व्यक्ति। यहाँ पर से संबंधित होता है थर्ड पर्सन, है ना, तो पर व्यक्ति की सूचना क्या हो गया, पर व्यक्ति की सूचना हमारे सेक्शन 11 में वर्णित है। ठीक है, तो आरटीआई अधिनियम के धारा 11 में क्या है, पर व्यक्ति की सूचना। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि धारा 3 अध्याय 3 में सूचना आयोग का, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन है। अच्छा, धारा अध्याय 3 में केंद्रीय सूचना आयोग का वर्णन है। तो अध्याय केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग 2 सूचना आयोग हैं, जिसमें पहला जो है कि हमारा अध्याय 3 में केंद्रीय सूचना आयोग का वर्णित है और धारा 12 में इसका गठन दिया गया है और धारा 15 में राज्य सूचना आयोग का गठन दिया गया है। ठीक है, ये आयोग जब काम करते हैं, जब किसी भी व्यक्ति की सूचना जो है कि एक प्रथम सूचना जाती है, तो प्रथम अपील के बाद जब कोई व्यक्ति की सूचना रिजेक्ट हो जाती है, उसका एप्लीकेशन, उसके बाद भी सुनवाई नहीं होती, तब जो है कि सूचना आयोग के पास आप अपनी द्वितीय अपील डाल सकते हैं। जब सूचना आयोग को अधिकार होता है कि उनसे जांच की रिपोर्ट मांगे और विभागीय अधिकारी से, और ये जानने की कोशिश करे कि आपने इनको सूचना क्यों प्राप्त नहीं की। उस कंडीशन में अगर यह सत्यता पाई जाती है कि अधिकारियों की कमी है, तो उस व्यक्ति को जिसने आरटीआई के माध्यम से सूचना प्राप्त करना चाहा, उसको जो है कि 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जो है कि पेनल्टी देनी पड़ती है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण यह है कि 250 रुपये प्रतिदिन दी जा सकती है, लेकिन 25,000 से ओवरऑल अगर दिन 25,000 से ज़्यादा का शुल्क बैठ रहा है तो उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो हम जैसे बात करते हैं सेक्शन 12 में केंद्रीय सूचना आयोग के गठन की, तो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन जो है कि होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसका गठन धारा 12 सेक्शन 12 में दिया गया है। तो इसका गठन होता है, एक मुख्य सदस्य होता है और 10 अन्य सदस्य इसमें होते हैं। 10 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी जो नियुक्ति जो करता है, इनको जो नियुक्त करता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर इसकी नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री एक समिति की गठित होती है, उस गठित समिति में 10 सदस्य होते हैं।
उसमें उस समिति में जो सदस्य होते हैं, उस समिति के सदस्यों के बारे में जो है कि क्या है कि उसमें एक नेता प्रतिपक्ष का होता है, एक प्रधानमंत्री द्वारा चुना गया अपना खास मंत्री होता है, जिसको जो उस समिति में शामिल किया जाता है। वह समिति जो है कि सिफारिश करती है राष्ट्रपति जी से कि जो है कि आप सूचना आयोग के गठन कीजिए, और जिसमें एक मुख्य होगा और 10 अन्य व्यक्ति होते हैं। ठीक है, उसके बाद उनकी सिफारिश पर होता है। अब आते हैं हम अपने सेक्शन 15 पर, जिसमें 15 में मैंने आपको बताया कि उसमें राज्य सूचना आयोग का वर्णन है। हम जो है कि 15 में क्या है, राज्य सूचना आयोग का वर्णन है। जिस तरह 12 में जो है केंद्रीय सूचना आयोग का वर्णित है, उसी तरह 15 में जो है कि राज्य सूचना आयोग का वर्णित है। उसी तरह वहाँ 1+10 का नियम चलता है। वहाँ पर मुख्यमंत्री प्रमुख होता है और वहाँ पर राज्यपाल नियुक्ति करता है 1+10 के सदस्यों की। ठीक है, 13 में जैसे सेक्शन 13 में पदाविधि एवं शर्तों के बारे में वर्णित किया गया है। सेक्शन 13 धारा हमारी 13 क्या कहती है, इनकी पदाविधि और शर्तें क्या होंगी, जिनके 1+10 जो सदस्य होंगे, इनके कार्यकाल और इनकी शर्तें क्या होगी। इनका कार्यकाल की शर्तें ये हैं कि ये जो है कि सरकार जब तक चाहे, जब तक इनका कार्यकाल होता है या फिर इनका 65 वर्ष का समय पूरा हो जाए, आयु पूरी हो जाए, तो उनका भी कार्यकाल समाप्त हो जाता है। और उस 65 वर्ष की आयु के बीच में अगर सरकार यह चाहती है कि यह व्यक्ति को हम नहीं रखना चाहते हैं, तो वो वहाँ से उसको जो है कि बर्खास्त भी कर सकती है, हटा भी सकती है। ठीक है, एक संशोधन हुआ था 2019 में इसमें RTI अधिनियम में, जिसके बाद जो है वेतन भत्ते और सेवाएं केंद्र सरकार देगी, किसके, RTI के विभाग लोक पदाधिकारियों की सेवाओं के लिए। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 14 में आते हैं हम, जिसका है धारा 14। तो धारा 14 में दिया गया है 1+10 को हटाए जाने का प्रावधान है। इन सदस्यों को किस तरीके से हटाया जाएगा और क्या इनके हटाने की प्रक्रिया होती है। जैसे इसके हटाने की प्रक्रिया मैं आपको वर्णित बताता हूँ कि कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई कदाचार व्यक्ति है, यह है ना, तो उसको हटाए जाने की प्रक्रिया को किस में वर्णित किया गया है, 1+10 के बारे में। एक और 10 अन्य सदस्यों को किस तरीके से हटाया जाएगा, इसके बारे में वर्णित है। ठीक है, अध्याय 4 के बारे में आते हैं। तो अध्याय 4 में क्या दिया गया है, अध्याय 4 में हमारा राज्य सूचना आयोग दिया गया है। और राज्य सूचना आयोग अध्याय 4 के सेक्शन कितने में, 15 में दिया गया है। धारा 15 में क्या है, राज्य सूचना आयोग का गठन है। ठीक है, राज्य सूचना आयोग का गठन है। अपील के बारे में बात करते हैं। फिर अपील ये होती है सेक्शन 19 में। सेक्शन 19 में अपील किस तरीके से दी जा सकती है। तो हमारी अपील, मैंने बताया कि पहले हम जो है कि अपना एप्लीकेशन देते हैं, तो जो सूचना का विभागीय अधिकारी होता है, वो सूचना अगर 30 दिन के अंदर नहीं देता है, तो हम जो है कि प्रथम अपील डालते हैं। जो IPO, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन पर्सन, वो ऑफिसर होता है, वो अगर उससे जो बड़ा अधिकारी उसी विभाग का होता है, उसके पास हम जो है कि अपनी प्रथम अपील डालते हैं। और वह प्रथम अपील जो है कि अगर वहाँ से भी आपको जवाब नहीं दिया जाता है, तो आप द्वितीय अपील डालते हैं, जो 90 दिन के भीतर होती है। जब आपने एप्लीकेशन दरार की थी, उसके 90 दिन के भीतर आप द्वितीय अपील डालते हैं, और इसके बाद यह आयोग के पास जाती है। अगर विषय राज्य आयोग का है तो राज्य आयोग के पास, अगर विषय केंद्र आयोग का है तो केंद्र आयोग के पास जाएगी। अच्छा, है ना। फिर आती है हमारी इम्पोर्टेंट जो है कि लास्ट धारा, मैंने बताया आपको, जो धारा 20 सेक्शन 20 है, जिसमें शक्तियों का वर्णन है। अच्छा, तो जिसमें 250 रुपये प्रतिदिन का वर्णित दिया जाता है। इसमें जो सेक्शन 20 में दिया गया है कि 250 रुपये प्रतिदिन वर्णित किया जाएगा, है ना। और अगर 250 रुपये प्रतिदिन, अगर आयोग इसको सही ठहरा देता है कि 250 रुपये प्रतिदिन आपको इसको देना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम 25,000 से अधिकतम नहीं दिया जाएगा। अगर उसके अधिकतम 25,000 दिनों के हिसाब से बैठ रहे हैं, है ना, तो उसको 25,000 से अधिक राशि प्रदान नहीं की जाएगी। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो रह गई हैं, तो उनको एक बार हम देख लेते हैं। जिस तरीके से मैं आपको लिखकर यहाँ पर बता देता हूँ। तो हम देखेंगे कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या रह गया। मैंने कहा कि कुल अनुसूचियाँ
मैंने इसके बारे में आपको पहले ये नहीं बताया कि इनकी तारीखें क्या हैं। इसको हम ये ऐसे लिखेंगे 15 जून को, 15 जून 2005 को इसको क्या हुआ, पारित हुआ है। हमारा आरटीआई एक्ट 15 जून 2005 को पारित हुआ, लेकिन जो है कि ये जब लागू हुआ तो 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू किया गया। ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने सबसे इम्पोर्टेंट आपको बताया कि डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। इसमें पूछेगा आपको कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं, कुल अनुसूचियाँ पूछेगा, आपको कुल धाराएं पूछेगा, जहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनता है। आपको कुल धाराओं के बारे में पूछेगा, आपको यहाँ से डायरेक्ट एक प्रश्न और पूछेगा कि आपके इसमें धाराएं के बाद इसमें अध्याय कितने हैं, क्या कुल अध्याय, कुल अध्याय कितने हैं। यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलता है और अवश्य देखने को मिलता है। तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि लागू कब हुआ, पारित कब हुआ, 15 जून 2005 को। लागू कब हुआ, 12 अक्टूबर 2005 को। कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं, इसमें 2 अनुसूचियाँ हैं। कुल धाराएँ कितनी हैं, 31 हैं। और कुल अध्याय कितने हैं, 2 हैं। कुल अध्याय कितने हैं इसमें, 6 हैं। सॉरी, कितने अध्याय हैं, 6 अध्याय हैं। अच्छा, प्रथम अनुसूची, इसमें जो 2 प्रमुख अनुसूचियाँ हैं इसके बारे में पूछ सकता है कि प्रथम अनुसूची में क्या है और द्वितीय अनुसूची में क्या है। ठीक है, प्रथम अनुसूची के बारे में हम जानते हैं। प्रथम अनुसूची में अधिकारियां जो प्राधिकारी होते हैं, अधिकारी होते हैं सूचना आरटीआई के, उनके बारे में शपथों के बारे में वर्णन किया गया। उनकी शपथ किस में दी गई है, प्रथम अनुसूची में दी गई है। और द्वितीय अनुसूची में जो बाध्यताएं हैं, जो आरटीआई को बाध्यताएं दी गई हैं कुछ विशेष अधिकारों पर, जो कि वो आरटीआई का जवाब न देने के लिए, जैसे उसके बारे में प्रावधान किस में है, द्वितीय अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जितनी भी इम्पोर्टेंट धाराएं 31 होती हैं, उनमें से जितने भी इम्पोर्टेंट धाराएं हैं जिनसे प्रश्न बनता है आरटीआई अधिनियम से, वो सारी हमने डिस्कस कर ली हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मूल विधि की हमारी पहली कक्षा थी। आगे मिलते हैं अगले अधिनियम से। मोटर व्हीकल अधिनियम की वीडियो आपको आगे मिलने वाली है। तो जब तक के लिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और ये आप वीडियो देख लेंगे, इसी से आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से याद हो जाएगा। धन्यवाद।